हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, आरंभिक आरोग्य का सामाजिक जीवन। आरंभिक आरोग्य का सामाजिक जीवन काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक है। ऋग वैदिक काल के इतिहासों में आरंभिक वैदिक काल भी कहती हैं। ऋग वैदिक काल के इतिहास में जो है आरंभिक वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल के दो भागों में बांटा गया था, पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद की रचना आरंभिक वैदिक काल में हुई तथा युज साम अथवा वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ऋग्वैदिक सभ्यता के विषय में अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना का सूत्र बना ऋग्वेद, क्योंकि महत्वपूर्ण सूचना का सूत्र जो है ऋग्वेद है, जो हिंदुओं के अति प्राचीन एवं पवित्रतम ग्रंथ माना गया है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ थी और 10,500 मंत्र। तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें 10 मंडल थे, 1028 सूक्तियाँ थी और 10,500 मंत्र थे। ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक आर्य के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के विषय में विस्तार पूर्वक जो है हमें जानकारी मिलती है। सब प्रथम आरंभिक आर्य का सामाजिक जीवन के बारे में हम यहाँ पर विचार करेंगे। कहते हैं पारिवारिक जीवन। प्रथम यहाँ जो है पॉइंट पारिवारिक जीवन। ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक आर्य की जो है सामाजिक जीवन के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। आर्यों ने अपनी प्रवृत्ति, भोजन तथा स्थान की तलाश में इधर उधर भटकने वाला जीवन त्याग दिया, क्योंकि उस समय आर्य इधर उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे। आर्य शब्द का अर्थ, यानी आर्य शब्द का क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य होता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर देखा जाए तो आर्य शब्द का अर्थ है कुलीन तथा जो है अच्छे परिवार से संबंध रखने वाले। आर्य का मतलब होता है कुलीन वर्ग या अच्छे परिवार से संबंध रखने वाले। ये आर्य गैर वर्ण के लंबे तथा हष्ट-पुष्ट शरीर के थे, यानी ये आर्य गौर वर्ण के थे और लंबे उनके जो है शरीर हष्ट पुष्ट थी और ये बहुत अधिक सभ्य थी तथा उन्होंने एक स्वार्थ और विकासोन्मुख समाज के लिए बेहतरीन नियम भी बनाए। आर्य ने समाज के लिए काफ़ी रूल रेगुलेशन बनाई और इसी के कारण कई विदेशी प्रजातियों को भी स्वयं को आर्य का वंशज कहलाने में गर्व की अनुभूति हुई। तो देखा जाए तो आर्य के जो रूल रेगुलेशन थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और कई विदेशी प्रजातियों को भी स्वयं को आर्य का वंशज कहने में गर्व महसूस होता है। हिटलर जो जर्मनी का नेता था, इस सभ्यता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने यह सिद्ध करने की कोशिश भी की कि विशुद्ध आर्य रक्त केवल जर्मनी निवासियों के नसों में ही दौड़ता है और उसने जो है प्योर खून के लिए हर संभव उसने कोशिश किया और लोगों में ये विचारधारा भी पैदा किया। राधा मुकुंद मुखर्जी लिखते हैं कि भारतीय इतिहास आवश्यक रूप से आर्य का ही इतिहास रहा है। आप समझ सकते हो कि आर्य के जो है रूल रेगुलेशन और उनकी सिस्टमैटिक से हिटलर भी प्रभावित हुआ और अपने आप को जो है वो आर्य के वंशज सिद्ध करने में लगा हुआ और उसके अपने रक्त को जो है आर्य रक्त के रूप में जो है प्रूफ करने की कोशिश किया। तो ये बहुत बड़ी बात आती है। उसके पश्चात आता है आर्यों का मूल निवास स्थल। देखिए, इतिहासकारों में आर्यों के मूल स्थान के विषय में कई मत हैं, सबके अपने विचारधारा हैं। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि उनका निवास स्थान मध्य एशिया है और अन्य विद्वान जैसे बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि आर्य अंटार्कटिका क्षेत्र से आए थे। अंटार्कटिका क्षेत्र को जो है बाल गंगाधर तिलक मानते हैं। कुछ इतिहासकार का मानना है कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि वे पंजाब के निवासी थे।
यानी देखा जाए पंजाब के सब सिंधु क्षेत्र में रहते थे। बस कुछ का कहना है कि वे तिब्बत के निवासी थी। सर्वमान्य विचार यह है कि आर्य कैपियन सागर के निकट मध्य एशिया में रहते थे और इस क्षेत्र को अब रूसी तुर्किस्तान कहते हैं। ऐसा विश्वास है कि आर्य बहुत पहले अपने मूल स्थान को छोड़कर यूरोप तथा भारत में बस गए और आर्य के मूल निवास स्थल संबंधी सिद्धांत का विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर प्रकाश डालेंगे। सबसे प्रथम हमारे समक्ष आता है सप्त सिंधु संबंधी सिद्धांत। सप्त सिंधु संबंधी सिद्धांत जो कि आर्य के मूल निवासी होने का प्रमाण देगा। इसमें डॉक्टर AC दास ने अपनी पुस्तक ऋग्वैदिक इंडिया तथा डॉक्टर संपूर्णानंद की पुस्तक आर्य का आदि देश में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्य मूल रूप से जो है सब सिंधु क्षेत्र में थे और पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आता है। इसमें कश्मीर, काबुल का कंधार के रहने वाले थे और इस सिद्धांत को समर्थन में कुछ तर्क भी दिए गए थे। यानी देखा जाए तो सब सिंधु सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं ऋग्वेद में जो आर्य के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत है में कहीं भी इस प्रकार का संकेत नहीं मिलता है कि आर्य कहीं बाहर से आकर भारत में बसे थे। यह डॉक्टर AC दास का मुख्य विचारधारा थी। कहते हैं ऋग्वेद के भौगोलिक विवरणों के अध्ययन के आधार पर यही बात पता चलता है कि सब सिंधु ही उनका वास्तविक निवास स्थल था, क्योंकि वैदिक साहित्य में वर्णित पर्वत, नदियाँ, जलवायु, पशु तथा वनस्पति आदि सभी भारतीय ही हैं। यानी देखा जाए कि वैदिक साहित्य में जो चीज़ों का वहाँ वर्णन किया गया वो सब के सब जो देखा जाए तो वो जो है भारत में ही मिलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि अगले पॉइंट की बात करें तो कहते हैं यहाँ तक कि प्राचीन भारत के पुराणों में भी आर्य के सब सिंधु का निवासी होने की ओर संकेत किया गया है। यानी भारत के पुराणों में भी इस बात का जो है संपूर्ण जिक्र है कि ये सब सिंधु के पास ही निवास करते थे। ऋग्वेद तथा प्राचीन ग्रंथों में जिन पशुओं पेड़ पौधों का जिक्र किया गया है वह सभी पंजाब में उन दिनों पाए जाते थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनका जो क्षेत्र बताई गई वो पंजाब का ही क्षेत्र नज़र आता है। ऋग्वेद में जिन 7 नदी सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलुज, रवि, व्यास और सरस्वती का जिक्र किया गया है वास्तव में पंजाब के सब सिंधु के संचलित ही करती है। इसलिए यह माना जाता है कि आर्य का जन्म यहीं पर ही हुआ था। पंजाब का क्षेत्र ही उनका मूल्य निवास स्थान था। ये डॉक्टर AC दास के अनुसार बताई गई थी पुस्तक ऋग्वेदिक इंडिया में। और ऋग्वेद में यह भी उल्लेख है कि आर्य का मुख्य भोजन गेहूँ, जौ तथा चावल आदि थे और ये सभी वस्तुएं सब सिंधु के क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इन बातों को जो है कई विरोधी आवाज़ भी उठे, जिसको हम यहाँ आलोचना के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आलोचना के अंतर्गत देखिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण पहला तर्क तो यही है कि आर्य को बर्फ़ के बारे में जानकारी थी, जबकि पंजाब गर्म प्रदेशों में से आता है। अब ये बात जो है आलोचना के अंतर्गत देखी जाती है कि आर्य को बर्फ़ के बारे में जानकारी थी और पंजाब क्षेत्र जो है गर्म क्षेत्र है। यदि वह सब सिंधु के रहने वाले थे तो उन्हें उपजाऊ क्षेत्र से दूसरे स्थान पर प्रवास करने की क्या आवश्यकता थी। ये भी बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि जब सब सिंधु के क्षेत्र में थे वो, तो उनको माइग्रेशन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि देखा जाए तो सब सिंधु के क्षेत्र जो है काफ़ी उपजाऊ है और जब क्षेत्र उपजाऊ थे तो दूसरे क्षेत्र में ये क्यों गए, क्यों प्रवास किए। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर। देखा जाए यदि आर्यों में यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों के प्रवास किए हैं तो भारतीयों तथा यूरोपियों के बीच में कुछ तो समानता होनी चाहिए, लेकिन यूरोप और भारतीयों में कोई समानता नज़र नहीं आती है दूर दूर तक। आर्य आध्यात्मिक थे जबकि यूरोप में भौतिकवाद आदि है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आर्य जो थे आध्यात्मिक थे, लेकिन यूरोप में भौतिकवाद अधिक है। तो ये दोनों जो है बातें मैच नहीं करती है। पंजाब में केंद्रीय स्थिति का स्थान नहीं है। जो हमें सब सिंधु के समय मिली उसमें केंद्रीय स्थिति की बात कही गई, लेकिन पंजाब केंद्रीय स्थिति का स्थान नहीं पाया जाता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्य द्वारा बाघों तथा औकों के पेड़ों का उल्लेख किया गया है जो पंजाब में नहीं पाए जाते हैं। आर्य द्वारा
बाघ हो तथा आकों के जो पेड़ का उल्लेख जो मिली है वो पंजाब में नहीं पाया जाता है। तो हम कैसे कह दें कि जो ये आर्य लोग पंजाब के मूल निवासी थे। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर AC दास ने अपनी बातें को तो रखी, लेकिन कई आलोचक ने इसको जो है आलोचना करके इस बात को जो है गलत साबित करने की कोशिश किया। आगे हमारे समक्ष आएगा आर्य का मूल स्थल तिब्बत। अब चलिए देखते हैं इसमें भी क्या बात जो है प्रकाश डाली गई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आर्य का मूल स्थल जो था तिब्बत था। आर्य समाज के स्थापक तथा महान वैदिक विद्वान स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में यह माना है कि आर्य का मौलिक निवास स्थान तिब्बत था। और तिब्बत होने का उन्होंने कई कारण बताए। पहली कारण तो उन्होंने ये बताया कि जनसंख्या के बहुत अधिक बढ़ जाने से इन लोगों के छोटे से देश में रहना मुश्किल हो गया था। अंततः इन लोगों ने नए प्रदेशों की ओर प्रवास किया और फलस्वरूप ये अपने राज्य को पड़ोसी देशों भारत में आए और यहीं पर बस गए। तो ये तो था स्वामी दयानंद के अंतर्गत। कहते हैं उन्होंने एक और बात बताई, क्योंकि ये आर्य सूर्य तथा अग्नि के उपासक थे और वो जरूर ठंडे प्रदेश में रहने वाले थे और यह प्रदेश तिब्बत ही हो सकता है। तो यह अनुमान लगाया गया कि वो सूर्य अग्नि के उपासक थे और सूर्य के उपासक तब लोग बनते हैं जब उस क्षेत्र में ठंडक हो। तो हम सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पर गर्मी आए, तो हो सकते हैं ये तिब्बत के ही क्षेत्र रहे हों। इसके अलावा जिन पशु पक्षियों तथा पेड़ों की जिक्र हमें ऋग्वेद में हुआ है वो सभी उस समय तिब्बत में पाए जाते थे। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं कि जो पशु पक्षियों और पेड़ पौधों का जिक्र हमें मिला है वो सारे के सारे उस समय इन्हीं क्षेत्रों में ही पाए जाते थे। देखा जाए तो F.N. पैडेस्टर ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारतीय इतिहास परंपराओं में स्वामी दयानंद के मत में असहमति प्रकट की, लेकिन डॉक्टर संपूर्णानंद इससे असहमत हैं। उनका यह मानना है कि सूर्य तथा आग की पूजा करने का अर्थ यह आवश्यक नहीं है कि वह ठंडे प्रदेश में निवासी थे। हालांकि अंटार्कटिका प्रदेश बहुत ठंडा है, लेकिन वहाँ रहने वाले एस्किमो आग एवं सूर्य के उपासक नहीं थे। तो ये बात जो है स्वामी विवेकानंद के दिए गए जो है यहाँ पर सिद्धांत उसको जो है नकारा जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है अंटार्कटिका प्रदेश की सिद्धांत। चलिए देखते हैं अंटार्कटिका प्रदेश की क्या सिद्धांत है आर्यों के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अंटार्कटिका प्रदेश सिद्धांत। कहते हैं महान विद्वान तथा लोकप्रिय नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्य का आदि देश में यह प्रतिपादित किया है कि अंटार्कटिका प्रदेश या उत्तर ध्रुव के आर्यों का मूल स्थान था और वो वहाँ से विश्व के विभिन्न भागों में प्रवास किए। उन्होंने अपने इस विचार को ऋग्वेद में वर्णित प्राकृतिक दृश्य पर आधारित किया। ऋग्वेद में यह लिखा है कि आर्य के मूल निवास स्थल बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही ठंड पड़ती थी वहाँ पर, और वहाँ 6 महीने का दिन तथा 6 महीने रात होती थी। और भारत में भी सुमेरिया प्रदेश ठंड पड़ती थी और वहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती थी। तो महाभारत में भी सुमेरिया प्रदेश का उल्लेख है जहाँ 6 महीने रात होने के बारे में भी कहा गया है। और ऐसा प्रदेश केवल अंटार्कटिका प्रदेश में ही हो सकता है। जब यह प्रदेश बहुत अधिक शीत एवं बर्फ से ढका जाता है तो वहाँ की वनस्पति एवं जानवर नष्ट हो जाते थे और इसलिए लोगों ने इस स्थान को छोड़कर मध्य एशिया आना पड़ा और फिर यहाँ से और आगे ये ईरान और भारत पहुँचे। ईरानियों के पुस्तक जैन अवेस्ता में भी अंटार्कटिका क्षेत्र को ही इसका मूल निवास स्थल माना गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रकाश डाली गई है लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जो जरूरी भी थी। पर कई इतिहासकार तिलक के सिद्धांत से सहमत नहीं हैं और वह यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि इतने सर्द इलाके के निवासी भारत की भीषण गर्मी नहीं सह सकती थी, क्योंकि आपको पता है इतने ठंड में रहने वाले भारत के इतने भीषण गर्मी को सहन नहीं कर सकते थे। इसके अलावा आर्य ने कहीं भी उत्तर ध्रुव का उल्लेख नहीं किया है। अगर आर्य सच में उत्तरी ध्रुव के निवासी होते तो वो कभी भी सब सिंधु के ईश्वर की धरती कहकर उसकी प्रशंसा न करते। आर्यों ने भी
जगह है, चाहे उत्तरी ध्रुव, मध्य एशिया और भारत में अपने प्रवास का जिक्र नहीं किया है। तो ये बात जो है यहाँ पर लोक कल्याण बाल गंगाधर तिलक की बातों को जो है यहाँ पर इतिहासकारों ने जो है गलत साबित करने की कोशिश किया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ऑस्ट्रो-हैंगोरियन सिद्धांत। ऑस्ट्रो-हैंगोरियन सिद्धांत ये बताता है, इसमें डॉक्टर पी ग्राइस का मानना है कि ऑस्ट्रो-हंगरी आर्य का मूल निवास स्थान था और वह यूरोपीय भाषाएं और संस्कृति के मध्य समानता के आधार पर कहते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा थी, संस्कृति थी, उसके आधार पर इन्होंने जो है इसको ऑस्ट्रो-हैंगरियंस का नाम दिया है। दूसरे शब्दों में यूरोप के इन देशों में बोली जाने वाली भाषा तथा आर्य की भाषा के बीच बहुत सारी समानता भी नजर आई है। तो इन कारणों से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है यहाँ पर। इससे यह पता चलता है कि इन भाषाओं को बोलने वाले के पूर्वज कभी भी आरंभ में एक साथ रहते होंगे और यह वही आर्य प्रजाति थी जिसके विभिन्न प्रचालक संसार के विभिन्न देशों में फैल गए। इसमें प्रोफेसर मैक्सडोनाल्ड्स ने भी डॉक्टर ग्राइस के इस सिद्धांत के इस आधार पर सही ठहराया है कि गाय, घोड़ा, लोहा ये तीनों चीज़ें ऐसी थी जो मध्य एशिया भी उन दिनों में पाई जाती थी। देखा जाए तो गाय, घोड़ा, लोहा ये तीनों चीज़ जो थी एशिया के उस मध्य क्षेत्रों में पाया जाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस प्राणी व वनस्पति जगत के आर्य परिचित थे वे केवल ठंड क्षेत्र में ही पाई जाती थी और इस क्षेत्र में विस्तृत मैदान तथा बहुत अधिक मात्रा में घास की उपलब्धता भी थी। आर्य द्वारा अपनाए गए व्यवसायों और कृषि एवं पशुपालन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी और साथ ही ऋग्वेद में इसी प्रकार की प्राकृतिक दृश्य का वर्णन भी मिला है। आर्यों ने इन क्षेत्रों के मध्य एशिया और भारत आए। हो सकता है कि आर्य इन क्षेत्रों के माध्यम से जो है मध्य एशिया और भारत में आए, लेकिन आधुनिक विद्वान इस सिद्धांत के लिए अधिक सहमत नहीं देते हैं और उनका मानना है कि संपूर्ण विश्व में ऑस्ट्रो-हंगरी ही वह स्थान नहीं है जिसमें आर्य के मौलिक निवास स्थान के सभी लक्षण पाए जाते हों। अंत इतिहासकार इस सिद्धांत को भी खारिज कर देते हैं और कुछ इतिहासकार जैसे हेनरिंग का यह विचार है कि दक्षिण रूस आर्य का मूल निवास स्थल रहा हो। कुछ कहते हैं जर्मनी या डेनमार्क आर्य का वास्तविक घर है और कई विद्वान पश्चिमी साइबेरिया की हिंदू यूरोपियों का पालन भी मानते हैं, क्योंकि साइबेरिया की जलवायु बहुत ठंडी होती है। अंततः वहाँ की जनसंख्या को डैन्यूब नदी और निचले ईरान और सऊदी पूर्व की ओर प्रवास करना पड़ा। तो हो सकता है ये संभव हो, लेकिन इस बात को भी नकार दिया गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रोफेसर मैक्स मुलर, जो एक महान जर्मनी विद्वान थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह अपने भाषाओं के विज्ञान का व्याख्यान में यह संकेत दिया है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया से थे। मैक्स मुलर कई भाषाओं के विद्वान थे तथा विभिन्न भाषाओं में तुलनात्मक अध्ययन में उन्हें जो है महारत हासिल थी और सभी भाषाओं के बारीकों से किए गए अध्ययन के आधार पर उन्होंने कहा कि भारतीय, रोमन, ग्रीक, जर्मन और अंग्रेजों के पूर्वज कभी एक साथ एक ही स्थान पर रहते थे और निम्नलिखित तालिका से कुछ शब्दों का समानता का हमें पता चल जाएगा, जो तालिका हमारे समक्ष है। इस तालिका से ये बात साबित हो जाता है कि क्या आर्य का मूल स्थान था। देखिए इसमें क्या बात है। देखिए संस्कृति, अंग्रेजी, फारसी, लैटिन, जर्मनी, इन भाषाओं को जो है अनुवादित किया गया है। मातृ संस्कृति में कहते हैं, अंग्रेजी में मदर, फारसी में मदर, लैटिन में मटर और जर्मन में मुटर। और पिता को जो है पितृ संस्कृति में, फादर को फादर अंग्रेजी में, फारसी में पीदर कहते हैं और लैटिन में पातु और जर्मन में वटन। और संस्कृति में दुहित्र डॉटर अंग्रेजी में और फारसी में दुख्तर और जर्मन में टोक्टर। गौ को संस्कृति में गौ कहते हैं, अंग्रेजी में काऊ और फारसी में गाय। अब देखा जाए तो इन शब्दों में बहुत ही समानताएं नज़र आ रही होगी आपको। इन शब्दों में समानता के आधार पर मैक्स मुलर का यह विचार था कि आर्यों के पूर्वज मध्य एशिया से थे
यही से वो संसार के अन्य भागों में चले गए। संभवतः जनसंख्या वृद्धि और भोजन की कमी ने उन्हें उनका मूल स्थान छोड़ने पर मजबूर कर दिया हो। अंततः वो नए क्षेत्रों की तलाश में निकल पड़े। आर्यों की एक शाखा पश्चिम की ओर गई और यूरोप में बस गई तथा आर्यों की मुख्य शाखा भारत में उत्तर पश्चिमी रास्ते पहुंची। ये आर्य भारत में बस गए और हिंदू आर्य कहलाए। तो ये भी हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो बहुत से इतिहासकार ने इस बात की आलोचना भी की है। अब उसकी आलोचना क्या है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो प्रोफेसर मैक्स मुलर का मध्य एशिया जो सिद्धांत दी गई, बहुत से इतिहासकारों ने जो है इसका सिद्धांतों को नहीं माना। इसका कारण ये था कि उन्होंने बताया कि ऋग्वेद में कहीं भी मध्य एशिया का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। यदि आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी होते तो आज भी उनके वंशज मध्य एशिया में होते, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्य का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था, अर्थात वो ऐसे क्षेत्रों से संबंध रखते थे जहाँ भूमि उपजाऊ थी और घास जो है भूमियाँ विस्तृत थी। लेकिन ये क्षेत्र न ही उपजाऊ है और न ही यहाँ चरगाह है। तो ये बातें जो है यहाँ पर मैक्स मुलर का भी जो है खंडित करते हैं और साथ में इस बात का भी रियलाइज़ करते हैं कि इतने छोटे क्षेत्र में इतनी अधिक जनसंख्या निवास नहीं कर सकती। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। शहर जिसके आर्य बड़े ही शौकीन थे इन क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। केवल भाषा के आधार पर मध्य एशिया के आर्य के निवासी स्थल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये निष्कर्ष काल्पनिक भी हो सकती है। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण थी यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सबसे विश्वसनीय तर्कसंगत सिद्धांत, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे विश्वसनीय तर्कसंगत सिद्धांत आर्य के मूल निवास स्थल में संबंधित जो है विभिन्न विचारकों में जो है प्रोफेसर मैक्स मुलर का मध्य एशिया का सिद्धांत सबसे तर्कसंगत लगता है। प्रोफेसर मैक्स मुलर के द्वारा प्रकट किए गए तर्कों को साबित करने वाले कई कारक हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहले कारक तो यही है कि अधिकतर भारतीय यूरोपीय इतिहासकार प्रोफेसर मैक्स मुलर के सिद्धांत का ही समर्थन करते हैं। आर्य संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं और हो सकता है कि सब पहले वह कहीं केंद्रीय स्थान में रहते हों और यह केंद्रीय स्थल मध्य एशिया ही है। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी लिखते हैं कि यह विचार है कि यूरोप की तथा भारत के लोगों के पूर्वज प्राचीन काल में एक ही स्थान पर रहते थे। यह अनुचित नहीं है और ये भी सत्य भी हो सकता है कि हो सकता है कि आर्य और भारतीय निवासी एक साथ रहे हों और कुछ कारणवश ये जो है अलग अलग हो गए, और हो सकता है कि सारा संसार एक रहा हो और जो ये पानी के जो विखंडन होते हैं शायद इनके कारण जो द्वीप दूर चलते गए उनकी जो है अलग हो गए। तो बहुत से सिद्धांत हैं जो हम अपनी तरफ से भी यहाँ पर बता सकते हैं। अंग्रेजी, संस्कृति, फारसी, जर्मनी आदि भाषाओं में पाई जाने वाली समानताओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन भाषा समूहों के पूर्वज एक स्थान रहते रहे होंगे। बात सही है कि हो सकता है कि सब एक साथ एक जगह पर रहे हों, लेकिन धीरे धीरे अपने क्षेत्रों को छोड़ देने के कारण इनके भाषा में बहुत सी चेंजेस आ गई। देखा जाए तो एशिया माइनर के पास बेगस कई में पाए गए अभिलेखों तथा शिलालेखों से ये पता चलता है कि प्राचीन काल में इस स्थान पर आर्यों के देवता जैसे वरुण, इंद्र, सूर्य अगर आदि की पूजा की जाती थी। और इस अभिलेखों से पता चलता है कि आर्य इतनी जो है रास्ते मध्य एशिया से भारत पहुँचे होंगे, इसी रास्ते से जो है वो मध्य एशिया पहुँचे होंगे। कहते हैं मध्य एशिया कई घुमंतु जनजातियों का जो है जन्म स्थल है, जैसे हून, शक, मंगोल आदि, और यह भी संभव है कि आर्य भी वहीं से आए हों। तो इसमें कोई भी दो राय देना संभव नहीं है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ और उत्पादक था और यहाँ के लोगों का मुख्य पेशे कृषि तथा पशुपालन ही रहा होगा। मध्य एशिया में पाई जाने वाले विस्तृत घास के मैदान पशुचारण के लिए अनुकूल रहे होंगे और जहाँ उनकी आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो सके। बाद में यहाँ देखा जाए तो भूमि अनुपजाऊ हो गई और उनके जनसंख्या भी बहुत बढ़ गए, तब उन्होंने अन्य क्षेत्रों की ओर जो है प्रवास करना पड़ा। तो ये तर्कसंगत हो सकती है। उसके पश्चात आता है कि आर्यों के ग्रंथों में वर्णित भौगोलिक लक्षण तथा प्राणी एवं वनस्पति जगत
मध्य एशिया में पाए जाते थे। अंततः यह आर्य का मूल स्थान हो सकता है। यानी आर्यों के ग्रंथ में वर्णित भौगोलिक लक्षण तथा प्राणी एवं वनस्पति जगत मध्य एशिया में पाए जाते थे। तो हो सकता है कि आर्य का जो मूल स्थान यही रही हो, और ये भी हो सकता है कि आर्य के जो है ऋग्वेद तथा फारसी में धार्मिक पुस्तक जैन अवेस्ता में वर्णित कई देवी देवताओं में समानता हमें देखने को मिली है। और इन पुस्तकों के अध्ययन से पता चलता है कि दोनों प्रजातियां के पूर्व कभी भी एक ही स्थान पर रहते थे और यह सभ्यता मध्य एशिया ही था। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर तर्कसंगत है कि ये सब पहले एक स्थान पर ही रहे हों। कहते हैं आर्य के ग्रंथों में कहीं भी समुद्र का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आर्य के कहीं भी समुद्र का जो है उल्लेख हमें देखने को नहीं मिला, जिससे पता चलता है कि आर्य एक ही स्थान के निवासी थे जो समुद्र से दूर था, और ऐसा स्थान मध्य एशिया ही हो सकता है। मध्य एशिया यूरोप तथा भारत के सामान्य दूरी पर स्थित है और अपनी इसी मूल स्थान से कई यूरोप की ओर प्रवास कर गए हों और कुछ भारत आकर बस भी गए हों। तो ये भी तर्कसंगत बात यहाँ पर बताई गई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भारत में जो है मूल निवास स्थल छोड़ने का क्या कारण हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आर्यों को जो है मूल स्थान छोड़ने के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, आर्यों ने अपना मूल स्थान क्यों छोड़ा, और इसका कोई एक कारण होना कठिन है और इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जनरल सी बात है, कई कारण हो सकते हैं। सबसे प्रथम बात तो यही होगी कि जनसंख्या वृद्धि। कहते हैं कि यह हो सकता है कि जब आर्य की जनसंख्या बढ़ी तब उनके निवास स्थान पर जो है उनकी आवश्यकता पूरी न हो सकी, क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ेगी आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव नहीं था। अंत उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। उसके पश्चात दूसरा कारण बन सकता है अपने मूल स्थान को छोड़ने का कि उपजाऊ भूमियों की खोज। यह भी हो सकता है कि उनके चरगाह समाप्त हो गए हों और वे अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हों ताकि वो अच्छे चरगाह उपजाऊ भूमि को ढूंढ सके। या ये भी हो सकता है कि भौगोलिक परिवर्तन। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि भौगोलिक परिवर्तन भी जरूरी, क्योंकि कहते हैं भौगोलिक परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर सिद्धांत रखता है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि आर्यों ने अपनी धरती कुछ भौगोलिक परिवर्तन जैसे भूकंप, बाढ़, अकाल आदि के कारण छोड़ी हो, और ये ऐसा ही हुआ है कई सभ्यताओं का जो है विनाश होने के लिए, चाहे हड़प्पा कल्चर क्यों न हो, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आर्यों का भी यही कुछ हुआ हो, भूकंप, बाढ़, अकाल इन्हीं कारणों से छोड़ा हो। या ये भी हो सकता है आक्रमण। यह भी संभव है कि उन्होंने किसी अन्य जाति के आक्रमण के कारण अपनी मूल भूमि छोड़ दी हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर तर्कसंगत है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आर्य में भारत के आगमन का प्रसार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में आर्यों का आगमन व प्रसार किस प्रकार की थी। इतिहासकार भारत में आर्यों के आगमन के वर्ष के विषय में एक मत नहीं है, और यह सत्य है कि वह सभी एक साथ एक बार में नहीं आए हैं, बल्कि उनके अलग अलग समूह अलग अलग समय पर आकर भारत में बसे हैं। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वो भारत में 6000 ईसा पूर्व के लगभग आए। ये बाल गंगाधर तिलक के अपना मत है कि ये 6000 ईसा पूर्व के जो है भारत में आए। कहते हैं विंटन रीनिस के अनुसार वे 5000 ईसा पूर्व में भारत आए। जैकोबी इसे जो है 4500 ईसा पूर्व यानी 4500 ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी का विचार है कि ये 2500 ईसा में भारत आकर बसे थे। अधिकतर इतिहासकार का मानना है कि उनके भारत आगमन का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व था। देखिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, विचारधाराओं को जो है खंडित करना संभव नहीं है। आर्य भारत में आकर सबसे पहले आधुनिक पंजाब, जिसे अब सब सिंधु क्षेत्र भी कहा जाता था, वो बस गए थे तथा वो वहाँ के कई शताब्दी तक रहे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और तर्कसंगत बात है।
यहाँ उनकी कई छोटी छोटी बस्तियाँ भी थी। कहते आर्यों के धार्मिक ग्रंथ वेदों से हमें इस सभ्यता के आरंभिक दिनों का जानकारी हमें मिलती है और इस समय अवधि को वैदिक काल कहते हैं और इस युग के आर्यों को जो है ऋग वैदिक आर्य भी कहा जाता है। इसके बाद के गंगा यमुना के घाटी क्षेत्रों की ओर फैल गए जहाँ उन्होंने कई शक्तिशाली राज्य स्थापित भी किए और इस युग के महाकाव्य युग भी कहा गया क्योंकि इस युग में जो है आर्यों ने अपनी पराक्रम का प्रदर्शन भी किया और रामायण महाभारत महाकाव्य इसी युग का वर्णन करते हैं। धीरे धीरे आर्य पूरे उत्तर भारत में फैल गए तथा उन्हें इसे आर्यवर्त का नाम भी दिया, इसलिए हम भारत को आर्यवर्त के नाम से भी जानते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर आर्य ने अपने इस विस्तार के दौरान यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ के साथ लंबा संघर्ष भी किया क्योंकि वे इस संघर्ष के विजेता थे। अंत उन्होंने द्रविड़ को दस्यु तथा दास कहकर पुकारा। आर्य बहुत ही महान योद्धा थे और द्रविड़ के मुकाबले शरीर रूप से जो है ताकतवर तथा अच्छे सैनिक भी साबित हुए। उन्होंने द्रविड़ को हराकर सुदूर दक्षिण में खदेड़ दिया और काफ़ी लंबे समय तक दक्षिण आर्य सभ्यता के अछूता रहा। लेकिन देखा जाए तो कालांतर में यह सभ्यता वहाँ तक भी पहुँच गई। ऐसा माना जाता है कि ऋषि अगस्त्यस ने आर्य सभ्यता के दक्षिण में फैलाया। अगस्त्य ने आर्य सभ्यता को दक्षिण में फैलाया और इस तरह से आर्य पूरे भारत में फैल गए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वैदिक एज के बारे में बात करें तो जो है ऋग वैदिक एज और अर्लियर वैदिक एज जो है 1500 लेकर 1000 BC बताई गई है। वही लेटर वैदिक एज जो है पेंटिंग ग्रेवियर्स फेस जो है 1600 BC की बताई गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिएगा, तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल पाएगा।